नमस्कार दोस्तों, मैं शिव कुमार वर्मा, मेरा चैनल यश कुमार। आज मैं सल्तनत कालीन आर्थिक स्थिति के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। तो उसमें सबसे पहले कृषि के बारे में ढेर सारी चर्चा हो चुकी है, लेकिन कृषि करों के बारे में हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। वैसे अमूमन सभी सुल्तानों ने 1/3 से 2/5 भाग तक कर लिया है, ठीक, यानी 33 से 40% के बीच में कर लिया है, जिससे किसानों की हालत बेहतर बनी रही। और सल्तनतकालीन सुल्तानों ने किसानों के लिए बेहतर किया भी। फिर जो है अलाउद्दीन खिलजी जब गद्दी पर बैठे तो इन्होंने विद्रोह हो रहे थे बहुत तगड़े। तो उन विद्रोहों का कारण जाना और उसका कारण एक इन्होंने ये अनुमान लगाया, मतलब जो जांच वांच करवाई कि लोगों के पास जब पैसा होगा तभी विद्रोह करते हैं। वही बात सत्य निकली। तो उसने सोचा कि लोगों से पैसा यदि चूस लिया जाए, खींच लिया जाए, लोगों के पास पैसा बचेगा ही नहीं तो विद्रोह करेंगे कैसे। तो उसने एक अच्छा आइडिया निकाला। लोगों के ऊपर कुल उपज का 1/2 भाग भूमिकर लगाया और इसके साथ में चरही 1/2 कहें या 50% कहें, ठीक, चरही, घरही और घोड़ही ये कर लगाए। ये 10% था चरही, ये भी घरही भी 10% था और घोड़ही भी 10% ही था। यानी सारे कर जो है 10% थे, यानी कुल मिला के 30% ये हो गया। यानी उनकी आमदनी का ज़्यादातर पैसा सुल्तान ने चूस लिया। जब सुल्तान ने ज़्यादातर पैसा ले लिया, ठीक, तो स्वाभाविक सी बात है आम आदमी के पास पैसा रहा नहीं। बर्नी कहता है कि 1 टके में ऊँट मिलता था, लेकिन वो टका था किसके पास जो ऊँट खरीद ले। अच्छा, दूसरी चीज़ ये, सल्तनतकालीन अर्थव्यवस्था का आधार तो कृषि ही थी भाई। उस समय ऐसे कोई उद्योग ना थे जो आनंद फानंद में देश को दिन दूने रात चौगुने बढ़ा दें। हालांकि सबसे बड़ा व्यापारिक महत्व था उस समय, व्यापार ठीक ठाक चल रहा था भारत का, लेकिन अब इतना नहीं था कि जो है, एक तो संसाधन नहीं था, संसाधनों की कमी थी, ठीक। दूसरी, उस समय चोर डाकुओं लुटेरों का खतरा था। ये सब खतरों को देखते हुए, ठीक, ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय जो है कृषि ही अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था, ठीक। और इसी का फ़ायदा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उठाया और लोगों के विद्रोहों को मिटाने के लिए, ठीक, और केंद्र में केंद्रीय सेना रखने के लिए, ठीक, सुल्तान ने अपने लिए केंद्रीय सेना बनाई, इक़्तिदारी व्यवस्था को नेस्तनाबूद कर दिया और स्वयं खुद की सेना रखी और नगद वेतन दे दिया सेना को। ये सारी व्यवस्था करने के लिए सुल्तान ने ये सब कुछ किया था। कृषि पर खूब कर लगाए थे। अब भाई यदि बात करें अन्य सुल्तानों की, जैसे फिरोज तुगलक की, तो फिरोज तुगलक ने जो कुछ किया उसके बारे में चर्चा खैर करेंगे ही, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में थोड़ा सा जान लें। उसने तो तकाबी या ऋण विभाग बनाया था, सोंधरा या तकाबी या ऋण विभाग जो भी कह लें। और उसने जो है आम आदमी टैक्स तो बढ़ाया, लेकिन जब विद्रोह हो गया तो उसने आम आदमियों को, एक जो दोआब क्षेत्र के रहने वाले थे, उनको अनाज, मतलब बोने के लिए अनाज, हल, बैल, सब कुछ फ्री में दिया और साथ में पैसा भी दिया, मतलब ऋण के रूप में उधार पैसा दिया। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो थी उस समय सुल्तानों की बहुत अच्छी थी। अच्छा, दूसरी बात, फिरोज तुगलक ने जो है नहर बनवाई सिंचाई के लिए, यानी कृषि को और ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए, ठीक। 1200 बाग लगाए ताकि आर्थिक स्थिति और मजबूत हो जाए, ठीक। और बागों में उसने दास जो पाल रखे थे 1,80,000, उनको बागों में जुटा दिया, तो कृषि किया है उसकी बढ़ गई। अच्छा, दूसरी बात ये सब हो ही रहा था, ठीक। फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। उसने छोड़ा किसी को ना, कहा सब इक्वल, ठीक। जबकि प्रशासन में तो
मोहम्मद बिन तुगलक ने एक योग्यता का सिद्धांत दिया था, लेकिन टैक्स में जो है फिरोज तुगलक ने योग्यता का सिद्धांत दिया। उसने किसी को बिना टैक्स के छोड़ा ही नहीं। फिर उसके बाद बात करते हैं कृषि में, सिंपल सी बात रही, ठीक। तो उद्योग धंधों की बात करते हैं। तो उद्योग धंधों की बात करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब करने के पहले बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। चलिए अब उद्योग धंधों की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। इन्होंने हालांकि कुछ दिया है, ठीक। तो एक प्रकार से कह लें उद्योग धंधे हैं या कह लें कृषि में, मतलब मिक्स है। जैसे इन्होंने एक ड्रिबलिंग विधि दी, ठीक, बीज बोने की ड्रिबलिंग विधि, ठीक। तो उससे ड्रिबलिंग विधि से मशीनें जो बनाई गई, तो उससे उद्योग धंधों को भी फ़ायदा हुआ और किसानों को भी फ़ायदा हुआ। फिर इन्होंने शहतूत के पेड़ पर रेशम के कीट पालने की प्रक्रिया प्रारंभ की, तो उससे उद्योग धंधे भी चले और कृषि व्यवस्था को भी लाभ हुआ, दोनों को कॉम्बो लाभ मिला। फिर उसके बाद मिट्टी पलटने वाले हल का विकास किया। जो मिट्टी पलटने वाले हलों का विकास किया, तो हल एक आध तो बनते ना थे। उसने सल्तनत कालीन लोगों ने ये जब डेवलपमेंट किया, तो इससे सुल्तान को एक उद्योग मिल गया, ठीक। उसने जो है काफ़ी मात्रा में हल बनवाए, बिचवाए, तो उसको भी प्रॉफिट हुआ। यानी कहने का अर्थ ये है कि ये कृषि में भी काम आया और उद्योग धंधों में भी काम आए। अच्छा, इसके अलावा इन्होंने जो है कलम विधि का इस्तेमाल किया। जैसे पेड़ में कलम बांधी जाती है, तो कलम विधि का इस्तेमाल करके इन्होंने खुद तो पेड़ लगाए ही, अपनी आय बढ़ाई, अर्थव्यवस्था का आधार बनी, ठीक। भाई 1200 बाग लगाए थे फिरोज तुगलक ने, साथ में कलम बेचे भी, तो वो एक उद्योग भी हो गया। यानी कलम लगाना, बनाना एक प्रकार से बना रहे थे, तो उद्योग धंधा भी है, व्यापार व्यवसाय भी है और कृषि भी है। इसके अलावा इन्होंने जो है सद्दूफ या नोरिया विभाग, नोरिया बनाया, सद्दूफ या नोरिया या ढकुली कह लें, इसका विकास किया। सद्दूफ या नोरिया या ढकुली का विकास किया सिंचाई व्यवस्था के लिए, तो वो भी उद्योग धंधे का एक डेवलपमेंट है, कृषि क्षेत्र में भी और उद्योग धंधे में भी। इन्होंने गैर युक्त राहट का भी विकास किया, तो वो भी कृषि का भी है और उद्योग धंधे का भी। तो कुल मिला के आप कह सकते हैं कि उस समय जो है ये जो कुछ कॉमन चीज़ें मिलती हैं कृषि से और उद्योग धंधों से, उनका भी डेवलपमेंट काफ़ी हुआ था। अच्छा, प्योर उद्योग धंधे क्या है? कागज़ उद्योग, हालांकि कृषि पर ही आधारित है, कागज़ उद्योग भी कृषि पर आधारित है। सल्तनत काल के पहले कागज़ का इस्तेमाल सिर्फ पुड़िया बांधने में किया जाता था, लेकिन महमूद गजनवी ने मोहम्मद गोरी ने, ठीक, मोहम्मद गोरी ने फरमानों को लिखना स्टार्ट किया, फरमान लिखवाना स्टार्ट किया कागज़ पर। धीरे धीरे कागज़ का विकास फरमान लिखने के रूप में किया गया और उसके पहले वो पुड़िया बांधी जाती थी। इसके अलावा इन्होंने जो है ढेर सारे उद्योग धंधे भी निर्मित किए थे। कागज़ का निर्माण लखनऊती में किया जाता था और इस कागज़ उद्योग में जो है बांस की लुगदी बनाई जाती थी, उस पर चावल का माड़ चढ़ाया जाता है। यानी कागज़ का विकास करने के लिए बांस की लुगदी बना करके चावल का माड़ चढ़ाया जाता था। इस तरीके से कागज़ उद्योग का विकास हुआ, ठीक। और यदि कम पड़ जाता था तो कागज़ बाहर से मंगा लेते थे। ये कागज़ मंगाते थे समरकंद से कागज़ मंगाते थे। फिर उसके बाद यदि बात करें हम शीशे की, तो शीशे से जार बनाया जाता था, शीशी बनाई जाती थी, ठीक, और चूड़ियाँ बनाई जाती थी। ये सब चीज़ें बनाई जाती थी। अच्छा, जो शीशे से जार, चूड़ियाँ, ये सब बनाया जाता था, नौटंकी, तो ये सब दिल्ली में इसका व्यापार व्यवसाय बहुत था। यानी दिल्ली में काफ़ी इसका विकास हुआ था शीशे के उद्योग का। इसके अलावा बर्तनों पर कलाई करना, मुरादाबाद में कलाई के बहुत बड़े कारखाने थे, ठीक, इसका विकास मुरादाबाद में किया गया। और बर्तन आज भी तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन, ठीक, मुरादाबाद में मिलते हैं। अच्छा, कपड़ा उद्योग तो इनका बहुत फेमस था, क्योंकि चरखे का वर्णन करने वाले फुतूह सलातिनी है, ठीक, चरखे का पहली बार वर्णन उसी में किया गया है, ठीक। तो इस्लामी की किताब है फुतूह सलातिनी, उसमें जो है चरखे का
पहली बार वर्णन किया गया। 13वीं सदी की पुस्तक है और जिसमें पहली बार चरखे का इस्तेमाल का वर्णन किया गया। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के समय में तकली का इस्तेमाल तो होता ही था, चरखे का बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल होने लगा था। तो तकली जिसे कहते हैं, उससे महीन कपड़ा और चरखे से कमीन कपड़ा यानी मोटा कपड़ा, इनका निर्माण किया जाता था। ये सारा काम उस समय चलता था। उस समय वस्त्र क्रांति आ गई थी। ये आप समझिए कि जो है हर आदमी के पास कपड़े की भरमार थी। उस समय ढेर सारा जो है महीन कपड़ा भी बनता था और मोटा कपड़ा भी बनने लगा था। अलाउद्दीन खिलजी ने खंभात में बनने वाले महीन कपड़े पर रोक इसलिए लगाई क्योंकि हर आदमी जब महीन कपड़ा पहनने लगेगा तो फिर समस्या हो जाएगी सुल्तान के लिए। ठीक, उसने इसीलिए लगा दिया था कि अमीर और गरीब में कोई अंतर ही ना रह जाता था। सुल्तान इस मामले में तो खैर वो एडवांस था। अच्छा, अहमदाबाद में पटोला और ढाका में गंगा जल कपड़े का भी निर्माण किया जाता था। ठीक, पटोला और गंगा जल कपड़े, इनका विदेशों में बहुत डिमांड था, बहुत बाहर जाते थे ये कपड़े। अच्छा, अस्त्र शस्त्र की बात करें तो सल्तनत काल में जो है अस्त्र शस्त्र बाहर से मंगाए जाते थे, जिसमें कुर्ज लोहे का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे तलवार सीरियन स्वार्ड बनाई जाती थी, ठीक, उसमें उर्ज लोहे का इस्तेमाल किया गया है। ठीक, अच्छा, तुर्की से कुछ नस्ल के घोड़े मंगाए जाते थे। तो कुल मिला के उस समय हथियारों के लिए उर्ज लोहे का प्रयोग, यानी यदि निर्मित होते थे तो उर्ज लोहे का इस्तेमाल होता था। इसका भी उद्योग धंधा फल फूल रहा था, वह अस्त्रों के निर्माण का। घोड़े का भी व्यापार व्यवसाय चल रहा था। तो ये सब चल रहा था। अच्छा, सल्तनतकालीन व्यापार का स्वरूप कैसा था, इसके बारे में यदि हम बात करें तो 700 से 1000 ईस्वी के मध्य अरब के साथ भारत का व्यापारिक संबंध बहुत अच्छा रहा है। इसे कह लें कि मध्यकाल का स्वर्णयुग कह देंगे व्यापार व्यवसाय के लिए। अच्छा, अलबरूनी कहता है कि जो मोहम्मद बिन साम था, ठीक, वो व्यापार व्यवसाय के लिए कश्मीर आया था, केसर वेसर का व्यापार भी करता था, वो घोड़े व्यापारी था। ठीक, गोर के शासक बहराम गोर भी, यानी गोरी लोग भी जो है भारत व्यापार करने के लिए आए हैं, और हमने बताया कि वो कश्मीर केसर के व्यापार के लिए आया था। अच्छा, एक चीज़ और है, फिरोज तुगलक ने औद्योगिक क्षेत्र में, व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। उसने एक अच्छा काम कर दिया, प्रौद्योगिकी स्कूल खोल दिया और लोगों को प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया। उसके प्रशिक्षण का फायदा ये हुआ कि व्यापार व्यवसाय इतना डेवलप हो गया जिसका कोई जवाब ही ना रहा। अच्छा, व्यापार व्यवसाय 2 माध्यमों से होता था। एक तो जल सेना करती थी, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जल सेना से होता था, और दूसरे थल सेना करती थी। तो थल सेना जो है मतलब पैदल लोग करते हैं, जल के माध्यम से और थल के माध्यम से। सेना पता नहीं कहाँ से शब्द आ गया, सेना ना है, जल माध्यम से और थल माध्यम से। जो थल माध्यम था उसमें बैल, खच्चर, एक ऊँट, इन सब से इन पर सब पर सामान लाद करके व्यापार के लिए ले जाते थे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि उस समय व्यापार व्यवसाय अपने चरम पर था, चाहे राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो। यानी अच्छा, व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा कहाँ से मिला? जब मंगोल आए भारत पर आक्रमण के लिए, ठीक, तो मंगोलों ने ऐसे रास्ते खोल दिए जिससे भारत से व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव हो पाया। ठीक, और उस समय ऐसा था कि एक भय बना रहता था, जैसे लोग सामान लेके जाते थे तो लूट लिए जाते थे। तो डाक चौकियाँ निर्मित की गई ताकि लोगों को व्यापार में कोई दिक्कत ना आने पाए। व्यापारिक स्थल कौन कौन से थे, उनकी प्रसिद्धि का कारण कौन था? असल में दिल्ली का सिरमौर की पहाड़ियाँ तो आप जानते हैं। दिल्ली में सिरमौर की पहाड़ियों पर दासों की सबसे बड़ी मंडी थी। यानी यदि हम व्यापार व्यवसाय में बात करें तो दासों की सबसे बड़ी मंडी दिल्ली में सिरमौर की पहाड़ियों पर थी। और फिरोज तुगलक को जानते हो, दासों का सबसे बड़ा प्रेमी था। उसने 1,80,000 दास पाल रखे थे, और उन दासों को सल्तनतकालीन कार्यों में लगाया था उसने। ऐसा ना है कि खुद निजी कार्य के लिए लगाया हो,
भाई राष्ट्रीय आय बढ़ रही थी ना, जब उसने 1200 बाग लगाए और 1200 बागों से बहुत लाभ हुआ सल्तनत को। अच्छा, उसके बाद हम सिंध की बात करें। सिंध में देवल और ठट्टा 2 अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह थे। गुजरात और अहिलवाड़ की बात करें तो गुजरात और अहिलवाड़ में कालीन का व्यापार बहुत तगड़ा होता था। उस समय गुजरात और अहिलवाड़ कालीन के व्यापार के लिए फेमस थे। अहमदाबाद अहमदाबाद से पटोला कपड़ा, रेशमी कपड़ा बहुत फेमस था अहमदाबाद का। अच्छा, इसके लिए कच्चे माल की आपूर्ति, ठीक, ये मुर्शिदाबाद से होती थी। खंभात में रेशमी कपड़ा बहुत फेमस था। खंभात गुजरात में था और वहाँ का रेशमी कपड़ा बहुत फेमस था। देवगिरी में अंगूर और अनार बहुत फेमस थे। देवगिरी से अंगूर और अनार पूरे भारत में सप्लाई होते थे। बनारस में पान और कपड़े पर जरी का काम, यानी कढ़ाई वाला काम और पान बनारस में फेमस था। अच्छा, जो अमीर खुसरो था उसने कश्मीर वो गया था, कश्मीर को देख करके उसने कहा था कि फूलों का शहर और दुनिया की जन्नत, ये उपाधियाँ कश्मीर को उसने दी थी। ज़मीन की जन्नत कह लें और फूलों का शहर। अच्छा, सिक्कों की बात करें तो सल्तनतकालीन सिक्के का अध्ययन 2 लोगों ने किया है। एक तो एडवर्ड थॉमस ने और दूसरे नेल्सन राइट ने। इन दोनों की एक जॉइंट किताब आई थी, कॉइन्स एंड कैटलॉग इंडियन म्यूजियम। कॉइन्स एंड कैटलॉग इंडियन म्यूजियम में भारतीय सिक्कों के बारे में चर्चा की गई है, ठीक। और भारत में आने से पहले बताया गया इस किताब में कि द्रम नाम के सिक्के चलते थे, यानी राजपूत काल में द्रम नाम से सिक्के चलते थे। अच्छा, जब पहली बार गोरी ने भारत में सिक्के अपने चलाए थे, ठीक। इन्होंने टका चलाया, टका सोने और चांदी का था, और दहलीवाल सिक्का चलाया जो मिश्र धातु का था। दहलीवाल सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति है, उसके पैरों के नीचे मोहम्मद बिन साम लिखा है और सिक्के के पृष्ठभाग पर घोड़े पर बैठे चौहान का चित्र है। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि मुगल काल में सिक्कों की वैल्यू थी और सिक्के प्रचलित हो चले थे बहुत तेज़ी से। अच्छा, फिर इल्तुतमिश की बात करें। इल्तुतमिश ने टका चलाया था, ठीक। इनका टका जो है सोने और चांदी दोनों का था, और जीतल सिक्का चलाया था। जीतल सिक्के ने गोरी के दहलीवाल सिक्के को प्रचलन से बाहर कर दिया। इतना लोकप्रिय सिक्का हो गया इसका जीतल कि गोरी के दहलीवाल सिक्के को पीछे छोड़ दिया। अच्छा, अदली भी सिक्का इन्हीं का है, इल्तुतमिश का। उस समय अदली, पौला, ये सब सिक्के चलते थे, लेकिन अदली महत्वपूर्ण था, ठीक। जीतल, अदली और टका इसके महत्वपूर्ण सिक्के थे। अच्छा, इल्तुतमिश ने एक और काम किया था। इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री रजिया के नाम से सिक्के चलाए थे और उस पर सांड की आकृति बनाई थी, चांदी का सिक्का चलवाया था। अच्छा, रजिया ने सिक्के जारी किए, लेकिन सोने चांदी तो ना जारी किए, लेकिन अपने सिक्कों पर उम्मद विस्वा लिखा था, ठीक, उम्मद विस्वा। और जबकि इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर अपनी टकसाल का नाम अल बिलाल ए हिंद शब्द का इस्तेमाल किया है, मतलब उसे खुदवाया है सिक्कों पर। बलबन के सिक्के पर, बलबन के जो सिक्के हैं उनके ऊपर हजरत ए दिल्ली शब्द लिखा हुआ है। हजरत ए दिल्ली शब्द बलबन के सिक्कों पर है। बलबन ने कोई खास सिक्के ना चलाए, लेकिन देवनागरी लिपि, ठीक, और फारसी लिपि का बलबन ने सिक्कों पर इस्तेमाल किया। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने, ठीक, अपने सिक्कों पर कलमा खुदवाया था, ठीक, और देवनागरी लिपि का इस्तेमाल किया था और फारसी भाषा का इस्तेमाल किया था। जलालुद्दीन खिलजी ने देवनागरी सिक्कों पर रोक लगा दी। गयासुद्दीन तुगलक ने देवनागरी सिक्के फिर से प्रारंभ करवा दिए। देवनागरी लिपि वाले सिक्के फिर से प्रारंभ करवा दिए। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी की टकसालें दिल्ली और देवगिरी में थी। अलाउद्दीन खिलजी के सिक्कों पर सिकंदर सानी की उपाधि है। सिकंदर सानी की उपाधि धारण करने वाला अलाउद्दीन खिलजी, ठीक, भारतीय इतिहास का दूसरा व्यक्ति है
क्योंकि खुद सिकंदर सानी का काम समुद्रगुप्त ने किया था, लेकिन इसने उसे हकीकत में अंजाम दिया है। उसके बाद इसके जो सिक्के हैं उन पर सिकंदर सानी के अलावा नासिर अमीन उल मोमिनीन, नासिर अमीन उल मोमिनीन शब्द का उल्लेख किया गया है। ये एक उपाधि है, वो लिखा हुआ है। ठीक, मोहम्मद बिन तुगलक को मुद्रा शास्त्री कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसने 21 प्रकार के सिक्के चलाए थे। इसने अपनी राजधानी, ठीक, जहाँ दौलताबाद ले गया था वहाँ से एक जिस्फी नाम का सिक्का चलाया था। ठीक, और इसने जो है खलीफा की सत्ता को नाम मात्र के लिए माना और अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह की उपाधि धारण की। अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह की उपाधि धारण की थी इसने। अच्छा, फिरोज तुगलक की बात करें। फिरोज तुगलक के सिक्कों में चहारगनी, ठीक, चहारगनी या ससगनी नाम से सिक्के जारी किए, हस्तो बिस्त नाम से सिक्के जारी किए, दाग, दिरहम, बिख और अद्धा नाम से सिक्के जारी किए। ये सारे सिक्के फिरोज तुगलक के। लोदियों के काल में सिक्कों की ढलाई जो है दिल्ली और जौनपुर से होती है। ठीक, और जौनपुर के से निकलने वाले सिक्कों पर हजरत जौनपुर लिखा गया है। ठीक, और फिर उसके बाद अंतिम बात ये, सल्तनत कालीन जो व्यवस्था थी वो लोदियों से समाप्त हुई है। तो बहलोल लोदी के सिक्के अकबर के काल तक चलते रहे, क्योंकि हुमायूं ज़्यादा दिन टिक ना पाए और वो कुछ कर भी ना पाए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सल्तनत कालीन सिक्के अकबर के काल तक चलते रहे, जीवित रहे। तो उसके बाद जब अकबर जानने योग्य हुए तो उन्होंने फिर जो है अपने सिक्कों का स्ट्रक्चर ही चेंज करा दिया। इस तरीके से ये आपका कृषि, उद्योग धंधे, व्यापार व्यवसाय और मौद्रिक नीति हो। अब हम बात करेंगे सल्तनत कालीन संगीत की। तो संगीत के लिए आप अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। अगला वीडियो हमारा जल्द ही कल आ जाएगा। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।